ई ऊ इत्यादि जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप अन्य वर्णों का सहायता लेते हैं, जैसे क, आपका श्वास जो है वो ही होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो किसी अन्य वर्णों का सहायता प्रदान कर रहा है, सहायता ले रहा है। लेकिन जैसे ही आप करते हैं तो आपको तनिक भी यह महसूस नहीं होगा, जैसे हमने कहा, हमने कहा, तो उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन क वर्ण या ट वर्ण या अन्य वर्ण जो हैं स्वर के अलावे आप उच्चारण करते हैं तो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। बहरहाल, तो स्वर व्यंजन के अंतर्गत अवरोध के बाहर निकल जाती है, लेकिन व्यंजनों में जीवा का जो निचला होस्ट होता है या निओष्ट जो होता है उसके द्वारा मुख या जबड़े में अलग अलग प्रकार से वायु या मार्ग अवरोध किया जाता है, यानी कि संघर्ष होता है। लेकिन स्वर में ऐसा नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजन अनेक भेद प्रकार से पाए जाते हैं, अनेक प्रकार हैं उसके। जैसे हिंदी की स्वर ध्वनियां और उनका हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया। आप जिह्वा का उच्चारण करते हैं, जीभ से कौन सा भाग जो है उच्चारण में उपयोग कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जिह्वा को यहाँ पे 3 भागों में विभक्त किया गया है, या 3 भागों में आप रख सकते हैं। एक आगे का जिह्वा यानी अग्र जिह्वा, अग्र जीभ जिसको कह सकते हैं, मध्य और पश्च। मध्य या मतलब जिह्वा का थोड़ा सा पीछे, छोटा सा, उसके उपरांत सबसे लास्ट, जिसमें आप उच्चारण करते हैं अग्रभाग के अंतर्गत। तो ई, गौर कीजिएगा, ई जैसे उच्चारण करते हैं आगे का जो नुकीला जीभ होती है जो बार बार निकल जाते हैं किसी भी कहीं पे भी जीवा, वो आपका स्पष्ट होता है, मैंने टच हो रहा है, छू रहा है। ई, यहाँ देखिए, ई आई जैसे कर रहे हैं आपका फर्स्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये पूर्ण रूप से वैज्ञान यानी वैज्ञानिक तौर पर, विज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल रूप में आप महसूस कर सकते हैं। यहां पर वही दांत और जीभ का जो संवाद हो रहा है यानी कि मिलन हो रहा है, तब इसका उच्चारण स्पष्ट यानी क्लियर, साफ साफ तौर पर सुनाई पड़ता है कानों को। और वहीं पर एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, आप 70 या 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से साथ मिलते हैं, बैठते हैं, जिनके दांत झड़ जाते हैं या टूट जाते हैं या उम्र के अनुसार विलुप्त हो जाते हैं, तो उनसे वार्तालाप आप जब करते हैं तो उनकी जो शब्दवाणी होती है, वाक्य जो बोलते हैं, वो आपको सुनने में खलल पैदा करता है, स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो दांत और जीभा का मिलन नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता। बहरहाल, तो अग्रभाग के अंतर्गत ई, ए इत्यादि। मध्य स्वर जो है अ, मध्य स्वर अ,
अब जैसे स्वर के अंतर्गत अ, पचस्वर उ, उ, ओठों की आवृत्ति, आपके चेहरे की बनावट में अंतर आ जाता है। उ क्यों हो रहा है? आप सीधा सीधा आप उ जीवा यानी होठों को सीधा सीधा रख के बोलने का कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह पूर्ण रूप से विज्ञान ने, वैज्ञानिक ने इसको प्रयोग करके ये शब्दों का चयन किया है, पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल। बहरहाल अब सेकेंड, द्वितीय के अंतर्गत देखते हैं कि मुंह किस मात्रा में खुलता तथा बंद होता है। जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो आपकी मुख है, वाणी है, जो किस तरह से उच्चारण हो रहा है, आपकी कहाँ पे बंद हो रहा है, आप यह स्वयं महसूस करेंगे। जैसे मुख के खुलने तथा बंद होने की मात्रा के अनुसार स्वरों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। इसमें 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। सवृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्धविवृत के अंतर्गत 4 भाग हैं, जिसके अंतर्गत मुंह प्राय बंद या बहुत कम खुलता हो। जैसे ई, देख रहे हैं आप, उ ई या ई, 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 दोनों में क्या अंतर है? दोनों वो सही उच्चारण हो रहा है, फर्क क्या है? एक में दबाव पड़ रहा है आपका। ई, जब हम दीर्घी की जो बात करते हैं तो उसमें आपका यहाँ पे बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। ई और एक ई, दोनों में अंतर है। उसके उपरांत ऊ, यानी यहाँ पे अंतर आ जा रहा है, यानी कि मुख प्राय बंद या बहुत कम खुल रहा है या खुलता हो। विपरीत के अंतर्गत सबसे अधिक खुला हुआ, जैसे आ, खुल रहा है आ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपने महसूस किया? करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मनोरंजन सब विषय भी है। इसमें बहुत अच्छा अंक उठा सकते हैं। जिस तरह गणित में आप, इसमें आपका कोई भी प्रोफेसर या वक्ता या लेक्चर या व्याख्याता आपका अंक नहीं काट पाएंगे, कारण कि पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित यह विषय है। उसके उपरांत आवाज आ रही है हमारी? जी सर, अभी आ रही है। हाँ, खेद प्रकट करता हूँ, और एक सज्जन पुरुष का कॉल आ गया था, बहरहाल क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। जब हम बात करते हैं विपरीत का, तब विपरीत के अंतर्गत सबसे अधिक खुला हुआ होता है मुख, यानी कि आपका जो होठ है, जैसे ही आप उच्चारण करते हैं आ, पूरा मुंह एकदम खुला रहता है। जैसे आप एक हास्यपरक बातें कर रहे हो, जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं, आ, जस्ट लाइक उस प्रकार। बहरहाल अर्थ सवृत के अंतर्गत स्थिति की तुलना में अधिक खुला हो, जैसे ए, ओ। अर्थ विवृत के अंतर्गत स्थिति की तुलना में कम खुला हो, ए, ओ, ओ आप नहीं कर सकते, ओ नहीं कर सकते, ओ। अब लास्ट तीसरा चलते हैं, होठों की गोलाकार और अगोलाकार स्थिति के आधार पर। ये आप जो तीनों को, तीनों जो हमने बताया, पॉइंट बता रहा हूं, ये आप अगर स्मरण कर लें तो 100%
साक्षात्कार के दौरान ये पूछा ही जाता है। ये 100%, यहाँ तक कि आपका यूजीसी नेट का परीक्षा के अंतर्गत आपको यह प्रश्न आता ही आता है, निश्चित है। इसमें स्वर या व्यंजन से किसी न किसी से यह प्रश्न आता ही आता है, हर एक साल के अंतर्गत 6 माह के अंतर्गत आता ही आता है। बहरहाल, होठों की गोलाकार या अगोलाकार की स्थिति के आधार पर जिन स्वरों को उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं और उन्हें वृत्ताकार तथा जिनमें चपटे रहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहे जाते हैं। जैसे वृत्ताकार के अंतर्गत ऊ, ऊ, ओ, औ, औ। अवृत्ताकार के अंतर्गत अ, आ, ई, ए, आ। ये जो उच्चारण करने का जो शैली है, जब तक आप अपने वाक्य यंत्र को, अपने मांसपेशियों को खिंचाव उत्पन्न नहीं करते हैं, तब आपका जो वर्ण है शुद्ध उच्चारण या उच्चरित करना असंभव है। आप महसूस कीजिएगा, क, ख या अन्य स्वर व्यंजन या व्यंजन वर्ण या स्वर व्यंजन, दोनों में से किसी वर्णों को जिस तरह से वो उच्चारण नहीं किया जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उच्चारण शुद्धिकरण नहीं होता है। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ऊम या ओम, यह अशुद्ध है। ओम का मतलब हुआ ओम, मुख की वाणी जो है वह विवर स्पष्ट हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलाप हो, तभी उच्चारण शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। बहरहाल, हिंदी के उपयोग सभी स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आलेख से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, सविवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत, जिसके अंतर्गत अग्रस्वर ई, मध्यस्वर ई। मध्यस्वर का मतलब जीव का जो हमने स्टार्टिंग में बताया, प्रारंभ में बताया, जो ई कर रहे हैं तो यानी कि जो मध्य है वो स्पष्ट हो रहा है, ई ऊपर जा रहा है। आप गौर करेंगे कि ऊपर का जो तालु होता है उसमें आके जाकर स्पष्ट हो रहा है, यानी छू रहा है। ई, ऊ यानी कि पश्चवर, काष्ठ, ऊ, ऊ यानी अंदर, ऊ। उसके बाद अर्ध स्वर के अंतर्गत जो हमने आपको बताया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदी की व्यंजन ध्वनि या ध्वनियां तथा उनका वर्गीकरण, सभी व्यंजन अवरोधी ध्वनियां हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अवरोध किस स्थान पर होता है और अवरोध उत्पन्न करने वाला अंग किस तरह का प्रयत्न करता है। स्थान या उच्चारण स्थान से तात्पर्य ऊपरी जबड़े उन स्थानों से है जहां उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ ऊपर जाकर फेफड़े से आने वाली वायु या हवा का अवरोध करते हैं। इस दृष्टि से ऊपरी होठ, ऊपरी दांत, वत्स या दंत मूल, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु या कंठ तथा स्वर यंत्र प्रमुख उच्चारण स्थान है। ऊपरी होठ तथा ऊपरी दांत वे स्थान हैं जहां निचले होठ द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जबकि शेष स्थानों पर जिह्वा तथा अवरोध किया जाता है। इस अवरोध की प्रक्रिया में जिह्वा की जो नोक है यानी अग्रभाग, जिह्वा का अग्र, मध्य या पश्च भाग हिस्सा ले सकता है। आपको जैसा हमने बताया इससे पूर्व कि जब तक आप जिह्वा का प्रयोग मुख की आवृत्ति का व्याकरण के आधार पर बिना मुंह को हिलाए डुलाए
शुद्ध उच्चारण करना संभव नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप देख लीजिएगा, हिंदी व्यंजनों का स्थान के आधार पर कंठ से या कोमल ताल से, कंठ ये हमने कल कहा था, वॉइस मेल बॉक्स हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कंठ कहा जाता है, कहीं कंठी भी कहते हैं, कंठ कहा जाता है। बहरहाल तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कंठ वर्ण निकलने वाली ध्वनियां जो है क ख ग, यहाँ घर्षण हो रहा होगा, आपने महसूस किया होगा, आप महसूस कर सकते हैं। घ अंग आए, प्रायः हम देखते हैं कि छोटे बच्चों या जब हम कक्षाओं में जाते हैं, खासकर पाठ्यक्रम बीए के अंतर्गत या पीजी के अंतर्गत, आप देखते हैं फिजिकल क्लासों में भी हमने महसूस कराया है विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, कि कंठ जब तक वह महसूस करते हैं, तो जितना महसूस करते हैं उतना ही आसानी से भाषा विज्ञान को वह समझ पाते हैं। बहरहाल तालव्य, जिसके अंतर्गत च, तालव्य च, कहा जा रहा है जी, वह च ऊपर जाकर स्पर्श होकर कहा भाग जा रहा है, च च च, उसके बाद अप डाउन, डाउन चला जा रहा है, अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है। बहरहाल च छ ज ऊपर जा रहा है, झ इया 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 कहें, यह कहीं गलत हो जाएगा, इया, ये स्पष्ट तालव्य जीवा की जो आवृत्ति है वो परिवर्तन हो रहा है। मूर्धन्य के अंतर्गत ट, ट मतलब जीवा जो है किस तरह से ट, ट जीवा की आवृत्ति जो है मूर्धन्य हो जा रहा है। ट, थ, ड, ढ, न इत्यादि इत्यादि आप देख सकते हैं। दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध, वत्स्य के अंतर्गत स, ज, र, ल, ओट्स के अंतर्गत प, दोनों ओट क्या हो रहा है, सट रहा है। अगर यही जितना हमने उच्चारण किया वो अगर उस तरह से उच्चारण न करे, उचित हो पाना संभव है? कतई संभव नहीं। अगर संभव है भी तो वह गलत उच्चारण होगा। होट्स प फ ब भ, दंत्योट्स व, दंत्यवत्स व, फ फ, या स्वर तंत्रीय ह, स्वर तंत्रीय यानी स्वर ह, अवरोध क्या है, डायरेक्ट हवा क्या कर रहा है, बिना अवरोध उत्पन्न किए ह, यानी स्वर तंत्रीय, तंत्रीय का मतलब निकल रहा है। चलिए बात करते हैं हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पंक्तियां हैं, जिसको आप हो सके तो इसको याद कर लें, याद न भी हो तो 2-4 बार इसको अध्ययन कर लें, 2-4 बार बिना देखे इसको लेखन का पद्धति अपनाएं। सबसे सरल उपाय यही होता है लेखन पद्धति, जिसको लिखकर आपको उस समय ना आप आसपास के जितने भी सारे छायाप्रति चल रहा हो आसपास में, उसको पे आप कतई ध्यान न दें, तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा वह मुश्किल है। कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो कतई नहीं लिख पाते हैं, और जो लेखन कर लेता है, वाक्यांश सुधार लेता है, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए लिखता है और शैलियों को ध्यान में रखते हुए लिखता है, वह महान लेखक बन जाता है। बहरहाल स्पर्शी, स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यंजनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित के आधार पर, अवरोध की प्रकृति के आधार पर, जब स्पर्शी, जब उच्चारण अव्यय उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है,
तब जो व्यंजन उच्चित होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पहले 4 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श यानी टच, यानी कि छू कर निकलता है, घर्षण करके। संघर्षी के अंतर्गत उच्चारण करने में वह ऊपर उठता है, जहां उच्चारण स्थान का छूकर या छूकर कर सके, टच कर सके, महसूस कर सके अपनी आगे वाली जीवा को, संघर्षी जीवा को। जीवा के अंतर्गत इतने निकट आ जाते हैं वो कि वायु दोनों के बीच से संघर्ष करते हुए निकलती है। ऐसे व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श। जैसे हमने कल कहा था कि जब आप तालव्य श का उच्चारण करते हैं तो जो जीवा है, जीवा की आवृत्ति उससे हल्की विवर में, यानी कि हल्की तनिक, हल्का सा इस टाइप से आवाज आएगी, श, हल्का सा। लेकिन दंत स का जब उच्चारण करते हैं स, और षटकोण वाला स जो हम उच्चारण करते हैं तो जीवा की आवृत्ति यू जैसे बन जाएगा, यू। ये हमने आपको कल भी बताया था। उसके उपरांत जब आगत व्यंजन आता है तो खज, गज, ज, ज, जब से गजल, गजल, ज यानी नुक्सा लगाते हैं। नुक्सा एक बहुत बड़ा अपने आप में उसका विषय है, और समय अगर हमारे पास बचेगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो ज नीचे जो संघर्ष व्यंजन, संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, ज, ये खासकर जब हम उर्दू के कुछ शब्द का चयन करते हैं खासकर, तो उसमें यह नुक्सा लगाने की परंपरा, और हिंदी का भी कुछ शब्द अभी आ गए हैं और पहले भी थे, लेकिन कुछ शब्द थे, कुछ खास पार्टिकुलर जो खास था। उसके उपरांत बात करते हैं स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श तथा घर्षण दोनों प्रयत्न होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद इतने निकट आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु घर्षण करती हुई ही बाहर निकलती। हिंदी में च वर्ग सभी व्यंजन इसी कोटि में आते हैं, यानी च वर्ग च, छ, ज, झ और इया। ये जो व्यंजन है वह स्पर्श संघर्षी है। उसके उपरांत अंतस्तर है इस कोटि के अंतर्गत, या इस कोटि के अंतर्गत अर्धस्वर, लुठिन तथा पार्श्विक व्यंजन आते हैं। अर्धस्वर के अंतर्गत जो जीवा स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है और इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु जी का जो मार्ग है, हवा के जो मार्ग है, अवरोध हो सके। जैसे हिंदी में य और व, यह अर्धस्वर है, आधा स्वर है और आधा व्यंजन, अर्धस्वर। लुंठित के अंतर्गत जब जीभ की नोक जो है मुख के मध्य भाग में आकर बार बार आगे पीछे होता है, जैसे र र र र, जा रहा है आ रहा, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा। आप उच्चारण करेंगे तो महसूस कर पाएंगे। लुंठित ध्वनि का उदाहरण। पार्श्विक के अंतर्गत जैसे ल ल ल, ऊपर जा रहा है ल ल ल ल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद अड़ा व्यंजन, ये जो है पिच पद से व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर उठकर पहले मूर्धया को स्पर्श करता है, फिर तुरंत झटके से नीचे गिरता है। मूर्धया, मूर्धया जो हमने आपको बताया इससे कुछ पूर्व, अड़ो अड़ो या ढ। ख के अंतर्गत
स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, कंपन जहां पे हम सबके गले में स्वर तंत्रियां होती है, जब फेफड़े से निकलकर आने वाली वायु इनसे टकराती है तो यह झंझकृत हो जाती है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि अगुंज जैसे घोष या अघोष, संघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन जो तंत्रियां को परस्पर क्या करती है, दूर रखती है। जैसे अघोष के अंतर्गत क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि इत्यादि। उसके अंतर्गत संघर्ष के बाद देखते हैं, संघर्ष में ग, घ, औंग, ज, झ, इया, ये संघोष के अंतर्गत आते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें अंतर्गत श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास यानी सांस जो ले रहे हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास निकलती है, अल्पप्राण तथा जिनमें अधिक मात्रा में निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में वर्ग के प्रथम तथा तृतीय अल्पप्राण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन महाप्राण हैं। अल्पप्राण क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब इत्यादि। महाप्राण के अंतर्गत ख, घ, झ इत्यादि इत्यादि आप देख लीजिएगा। हिंदी की आगत ध्वनियां के अंतर्गत आप देखते हैं जो ध्वनियां किसी दूसरी भाषा के शब्दों के आने या जाने के कारण आ जाती है, आगत ध्वनियां कही जाती है तथा उन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। इसमें हिंदी में भी अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अनेक यूरोपीय भाषा के शब्द आ जाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से ऐसी ध्वनियां भी हिंदी में आ गई हैं, जैसा हमने इससे पूर्व बताया कि अन्य ध्वनियां भी हमारे हिंदी में समाहित किए गए। जब हम नुक्सा की बात कर रहे थे, जब हम ज की बात कर रहे थे, हिंदी में इन आगत ध्वनियों के लिए नए वर्ण विकसित कर लिए गए हैं। इन प्रकार या इस प्रकार, जैसे आगत ध्वनियों में ए, औ, उदाहरण के लिए कैप, मैप, पेन इत्यादि, काफी, टाफी, शॉप या बॉल, ये अन्य जगहों से यह शब्दों को हम अनुसरण किए हैं, उदाहरण अडॉप्ट लिए, ले चुके हैं, स्वीकार कर लिए हैं हिंदी के अंतर्गत। यद्यपि मानक वर्तनी में ए को नहीं लिया गया है। मानक यानी कि जब व्याकरण की मानकीकरण होती है, शब्दों का शब्दावली आयोग जो है, जो दिल्ली में है या अन्य संस्थान, अन्य जगहों पे उसका संस्थान संगठन बनाया गया है, वहां पे मानकीकरण या भारत सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि का मानकीकरण जब संगठन किया जाता है या पुस्तक के रूप में उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उसमें मानकीकरण जब तक विद्वान या विद्वजनों के द्वारा मानक न मिले, यानी कि वो जब तक सहमति प्रदान न करे, वही मानकीकरण की बात कर रहा हूं मैं। तो ए स्वर उचित होता है, सही उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें आगत व्यंजनों के लिए वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर चिन्ह विकसित किए गए हैं। ये वर्ण है क, ख, ग, ज तथा फ। जहां तक उच्चारण का प्रश्न है, प्रायः हिंदी भाषी ज, फ की तुलना में क, ख का उच्चारण नहीं करता, यह बहुत कम करता है। इसके अंतर्गत जैसे ताक, ताकना, खाना, भोजन, सजा, सजाना, ताक, दीवाल का आला, खाना मतलब अलमारी का खाना, सजा मतलब दंड, बाग घोड़े की, बाग, फन
सांप का, जरा बुढ़ापा, बाग बगिया, फन हुनर, फन आपने अक्सर सुना होगा ये सब, फन हुनर, जरा मतलब थोड़ा सा, तनिक। अब हम बात करते हैं हिंदी की 9 विकसित ध्वनियां। हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियां भी हैं जो संस्कृत में नहीं थी, ये किसी अन्य भाषा के प्रभाव से न आकर स्वतः विकसित हुई है। ये हिंदी के रचनात्मक विकास का परिणाम है और यह है ड़, ढ, न, म तथा ल तथा अनुनासिक स्वर है। ये सब इनमें ढ, ड़ और ढ क्रमशः ड और ढ से विकसित व्यंजन। ड ढ व्यंजन जब दो स्वरों के मध्य में या शब्दांत में आ जाते हैं तो उनका उच्चारण क्रमशः ड़ ढ हो जाता है। इस इकाई के अंतिम खंड में इस विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें जो बताया गया है, जहां तक ल, म या न व्यंजनों के विकास का प्रश्न है, जैसे इसमें क्रमशः जो लिया गया है ल, म, न, जो महाप्राण रूप में विकसित हुए, जैसे काना कान्हा, कुमार कुम्हार, आला अल्हा, परंतु अभी तक इसके लिए स्वतंत्र वर्ण नहीं विकसित किए गए। अनुनासिक स्वर जिसमें आप चंद बिंदु या गोद गोद जो हम लगाते हैं, वह उसके अनुनासिक स्वर जो हम बिंदी ऊपर में लगाते हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु, जैसे चांद इत्यादि शब्द कहते हैं, तो वहां पे आपको यह प्रयोग किया जाएगा, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। खंडेतर ध्वनिया के अंतर्गत आप आगे देख लेंगे, आगे मिलेगा। खंडेतर ध्वनिया के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो स्वर तथा व्यंजन की चर्चा किया गया है इसके अंतर्गत, जिसमें खंडीय ध्वनियां कही जाती है, जिसके अंतर्गत ध्वनि और गुणों का नासिकीय और निम्नुनासिकीय प्राण तत्व, घोष तत्व को आधार बनाकर किया गया या किया जाता है। कुछ ऐसी ध्वनियां भी होती हैं जिनके खंड करना संभव नहीं हो पाया है, ऐसे ध्वनियां को खंडेतर ध्वनियां कहा जाता है। खंडेतर ध्वनियों की संकल्पना समझने से पहले अक्षर की संकल्पना भी समझना आवश्यक है। चलिए इस बारे में हम बातचीत करेंगे अक्षर तथा अक्षरिक संरचना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो हवा से जो हमारी फेफड़े हैं या फेफड़ा जो है वो क्या होता है, उसमें समाहित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फेफड़ा जो है फूलने लगता है, श्वास फूलने लगता है, भारीपन आने लगता है इस प्रकार, और सिकुड़ने लगते हैं। और फेफड़े के फूलने और सिकुड़ने को हृत संपंद कहा जाता है। और एक हृत संपंद फेफड़े का एक बार फूलना तथा सिकुड़ना में कभी तो केवल एक स्वर का ही उच्चारण किया जाता है, जैसे आ, ए, ओ इत्यादि, तो कभी एक से अधिक, जैसे आज, जा, लोग, उम्र इत्यादि इत्यादि उच्चारण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हस्त संपद में जितनी भी ध्वनियां एक साथ उच्चारण किया जाता है वे सब परस्पर मिलकर एक अक्षर का निर्माण करती है। माफ कीजिएगा, यदि एक हस्त संपन्न में केवल एक ही ध्वनि उच्चित की जाती है तो वह निश्चित ही स्वर होती है। एकाधिक ध्वनियों में स्वर के पहले, बाद में या पहले तथा बाद में व्यंजन ध्वनियां भी आ जाती है। यदि किसी शब्द में दो स्वर उच्चरित होते हैं तो उसमें
दो अक्षर होते हैं, जैसे आओ, आई, माई, मामा। इसलिए हमने उच्चारण, क्योंकि यह दो अक्षरों का मिलन या संयुक्त कह सकते हैं आप, जोड़कर। जैसे आपको हमने बताया अंतः या अतः। ध्यान रखिए कि जिन शब्दों में जितने स्वर होंगे वह शब्द उतने ही अक्षर से बना होगा। चलिए आगे बढ़ते। अक्षरिक संरचना के अंतर्गत अक्षर की संरचना बिना स्वर के नहीं हो सकती। अक्षर की संरचना में स्वर का स्थान प्रमुख होता है, इसलिए वह अक्षर केंद्रक कहलाता है और शीर्ष भी कहते हैं। यदि किसी अक्षर में स्वर के पहले तथा बाद में व्यंजन भी आ रहे हैं तो स्वर के पूर्ववर्ती व्यंजनों को पूर्वगह्वर तथा परवर्ती स्वरों को परगह्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए नाम, प्रश्न। शब्दों के अक्षरिक संरचना इस प्रकार कुछ दिया गया है, जैसे आशीष, जैसे न म, पूर्व गह्वर और पर गह्वर। जैसे न जो है पूर्व गह्वर है, म है पर गह्वर है, अ पर पर्श यानी पूर्व गह्वर और पर गह्वर इत्यादि। भाषाओं में एक अक्षरी तथा अनेक अक्षरी सभी प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। यह प्रमुख है जिसके अंतर्गत हम अभी बातचीत करेंगे, बल तथा बलाघात। ध्यान देंगे कि जिन शब्दों के उच्चारण में जहां पे बल का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, उसका बल यानी वो शब्द पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जोर यानी कि दबाव, उस पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, उन शब्द पर या उस अक्षर पर। कहीं कहीं अक्षर पर भी, कहीं कहीं शब्द पर भी। शब्दों का उच्चारण करते समय भाषा भाषी शब्द में आने वाले विभिन्न अक्षरों पर समान बल देकर नहीं बोलते। किसी अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो किसी पर कम। उच्चारण में बल के इसी आघात को बलाघात कहा जाता है तथा लिखित भाषा में अक्षर के ऊपर चिन्ह से दिखाया जाता है। अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में ये आप उदाहरण एक ले सकते हैं बलाघात के अंतर्गत। जैसे राम अध्ययन करता है, राम अध्ययन करता है, राम अध्ययन कर रहा है, राम व्यक्तिवाचक, व्यक्ति हो रहा है, कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है लेकिन बल पड़ रहा है। कोई भी आप वाक्य लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो उदाहरण दिया उसी पे आप बातचीत करेंगे। आप कोई भी शब्द या वाक्य ले सकते हैं, बना सकते हैं। उसके उपरांत अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में एक ही शब्द में बल परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए बलाघात शब्द के प्रथम अक्षर पर होता है, जो वह शब्द संज्ञा की कोटि में आ जाता है, और जब अंतिम अक्षर पर होता है तो वह शब्द क्रिया की कोटि में आ जाता है। संज्ञा, किसी को आप परमिट कर रहे हो, किसी को परमिट क्रिया कर रहा है कोई। जैसे उदाहरण के लिए शोधकर्ता ने शोध किया, शोधकर्ता ने शोध किया, हमने डायरेक्टली व्यक्तिगत नाम नहीं लिया। शोधकर्ता ने यानी रिसर्चर व्यक्ति ने खोजबीन किया। क्या किया? एक इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर टॉपिक पर, विषय पर वो खोज कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? उसमें उसके रहस्य तक, उसकी रहस्यों के अंदर सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे कबीर जी दास जी ने
बहुत ज्यादा रहस्यवादी बात किया है। अब रहस्यों को सुलझाने के लिए शोधकर्ता या रिसर्चर, स्कॉलर क्या करता है, उसकी रहस्यों को, उनकी गुठलियों को, यानी कि गुठियों को, यानी कि उनके शब्दों को सुलझाने का प्रयत्न करता है और उसका बारीक तोड़कर 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 उसके अंदर गहराइयों तक चला जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों एक साथ कार्य कर रहा है। उसके उपरांत जहां तक हिंदी का जब प्रश्न आता है तो हिंदी में बल परिवर्तन से शब्द का अर्थ तो नहीं बदलता, पर उच्चारण की स्वाभाविक प्रभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए छिपकली, किस पे बल पड़ रहा है? छिपकली, छ, छिपकली, छिपकली, छिपकली हमने कहा छिपकली, या अन्य शब्द आप ले सकते हैं। सिपाही, सी, सिपाही, श, दंस, सिपाही। आजाद, आजाद। हिंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस पे कितने शब्दों या वर्णों पे बल पड़ रहा है? तो ये आप जब प्रयोग करते हैं स्वाभाविक रूप से कभी भी, या जब घर में वाक चर्चा करते हैं आप, तब जब किसी पॉइंट को या बातों को रखना होता है तो आप पार्टिकुलर उस पे शब्दों पर, खास पार्टिकुलर शब्दों पर विशेष ध्यान देते हैं या बल देते हैं। तो उस शब्दों को ज्यादा ध्यान दे लोग जो आपके परिवार के हो, या जब आप साहित्य चर्चा में हो, कक्षाओं में हो, उसके दौरान। उसी तरह हिंदी भाषा भाषी अंतिम अक्षर पर बल देकर करता है, जैसे छिपकली। लेकिन यदि अज्ञानवश कोई अंतिम के स्थान पर दूसरे अक्षर पर बल देता है, जैसे छिपकली, तो उसका उच्चारण अस्वाभाविक हो जाता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इसके उपरांत आगे बढ़ते हुए सुर, तान तथा अनुतान, जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो सदा एक लहजे में नहीं बोलते। जैसे आप सामान्यतः कोई भी फिल्म का गाना सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि नदी की धारा प्रवाह की तरह जब नदियां दोनों ओर से लबालब भरी हुई रहती है, जिसको आप बोलते हैं बाढ़ आ जाना, तो उस तरह से नदियां जिस तरह से एक उफान मारती है, उसी तरह हमारा जो स्वर है या व्यंजन है या मुख से वाणी जो निकलता है, कहीं पे ज्यादा शोर उठ जाता है तो कहीं डाउन हो जाता है, कहीं उठता है फिर डाउन होता है, उठता है डाउन होता है। इस प्रकार सुर और तान की बात करते हैं, यानी टोन, सुर, अनुतान, इसमें संज्ञा का कुछ शब्द दिया गया जिसके अंतर्गत आप वो आ रहा है, वो आ रही है, वो आ रहा है। एक इसमें प्रश्न है कि वो आ रहा है, इसमें क्या लगाएं लास्ट में? ये पूर्ण विराम लगा दें, हो गया समान कथन। लेकिन वो आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक, क्या नहीं कर सकते, वो आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, तो उसमें क्या प्रश्न उठा रहा है? वो आ रहा है, संदेह है, वो आ रहा है क्या? इस प्रकार वो आ रहा है, एक आश्चर्यचकित का सिंबल दे देना, वो आ रहा है मतलब शौक आ रहा है। इस प्रकार कुछ आप देख सकते हैं, अनुतान में आता है इसके अंतर्गत। यानी तान और अनुतान, इसको जो आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादा विशेष इस पे अगर एक दो बार आप अध्ययन कर ले तो आपको विशेष रूप से बहुबहु आपके संज्ञान में रहेगा। बहरहाल दीर्घता, जिसमें मात्रा की बात करते हैं, जब हम स्वर जब उच्चारण करते हैं तो दीर्घ समय तक या किया जाता है, उसके अंतर्गत दीर्घा कहा जाता है, स्वर दीर्घा के अंतर्गत। जैसे पल, पाल, चल, चाल, दिन, दीन, सुना, 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 सुना। इसमें देखेंगे आप, गौर करेंगे कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सुना, 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 सुना। दोनों में अंतर क्या है? सुनने में अंतर आ रहा है, बोलने में अंतर आ रहा है,
तो ये आप गौर करेंगे। अनुनासिकता के अंतर्गत अ से लेके औ तक हिंदी के सभी स्वर निर्नुनासिक है, लेकिन इनका उच्चारण करते समय यदि हम मुख के साथ साथ नाक से भी वायु या हवा को बाहर निकालें तो सभी स्वर नासकीय हो जाते हैं। जैसे जब हम अनुनासिक हिंदी संरचना का विकास का परिणाम देखते हैं तो उसमें सांस, सास, सांस, है, हैं। अब है और हैं में क्या अंतर है? हैं एक जो है सामान्य है, लेकिन दूसरा जो है जो बहुवचन के अंत में लगाते हैं। जैसे जाते हैं, जाते के अंतर्गत यानी ऊपर में क्या लगा हुआ है? मात्रा लगा हुआ है, एक ही मात्रा लगा हुआ है। जाते हैं, वहां पे है के बिंदी लगाएंगे, अनुनासिक। और वहीं पे जब हम गोद और जात है जो है नॉर्मल, जब बहुवचन नहीं लगता तब है हैं मतलब बिंदी लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गोद, गोंद। गोद अलग शब्द हो गया, गोंद अलग शब्द हो गया। पूछ यानी कि पूछ, पूछ, पूछ या पूछ, दोनों में क्या है? एक पूछ पूछने की बात करता है, एक पूछ यानी कि जानवर का पूछ या जानवर जितने भी आप दिखाई देते हैं उनके पूछ, पूछ की बात करता है। एक पूछ, दोनों में अंतर आ जा रहा है। अब यहां बात करते हैं संहिता या संगम के बारे में। शब्दों का उच्चारण करते समय एक ही शब्द के बीच में आने वाली किन्हीं दो ध्वनियों के बीच यदि थोड़ी देर रुक कर उच्चारण किया जाए तो भी अनेक भाषाओं में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी में सिर का, अब हम सिर का, सिर का, सिर का एक अलग शब्द है। सिर का मतलब सर, सिर, और लास्ट में थोड़ा सा रुक जाए का अलग हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट जोड़कर बोले सिर का, लेकिन वो अलग अर्थ उसका निकल रहा है। शब्द का उच्चारण करते समय जैसे वक्ता क्या करता है? सिर के बाद थोड़ा विराम देकर का उच्चारण करता है तो शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे आचार के लिए सिर का ले जाना, या मेरे सिर का दर्द अब बंद है, सिर का। जी, ये प्रश्न जी पूछे। अभी तो फिलहाल प्रश्न का समय नहीं है फिर भी, लेकिन पूछ सकते हैं आप। सर जैसे सिर का, एक सिर का सर का हो गया, एक सिर का कभी गांव का भी नाम होता है, या फिर चीनी का जो घोल होता है जी उसको जी भी जी सिर का बोलते हैं। जी निसंदेह, इसमें वही हमने कहा कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो ये शब्द जो है, एक शब्द का अनेक अर्थ निकल सकता है। अगर हम थम जाएं या थोड़ा आराम कर लें, शब्दों को लगातार धारा प्रवाह बात न करें, तो वहां का शब्द का अर्थ जो है कुछ और परिवर्तन हो जाता है। सही कहा आपने। उसके उपरांत बात करते हैं, हाँ, जो गांव की हमने बात किया, सिरका गांव, वह एक पार्टिकुलर एक गांव हो गया, वो अलग अलग बात हो गई, लेकिन वो सिरका एक शब्द जरूर है। जी जी कहिए। जी सर, जैसे सिर का उन्होंने बताया तो यहाँ ये गांव के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा। यहाँ पर ये सिर का एक पदार्थ के रूप में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो अन्य आप शायद ध्यान से न नहीं समझ पाए, या हो सकता है हम आपकी बात न समझ पा रहे हो। यहाँ पर सिर का एक व्यक्तिगत, उसकी बात मैंने नहीं कहा। हमने कहा कि जब सिर का एक व्यक्तिगत एक पार्टिकुलर नाम है, नाम अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा नाम प्रेम है, तो प्रेम का अर्थ एक नाम है। प्रेम का अगर बात करें तो मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसका प्रेम अलग हो जाता है।
मेरा नाम पार्टिकुलर अलग हो जाता है। तो यहाँ अध्ययन के दौर पर हमने बात किया, हाँ शायद सर, आप मगर समझ जैसे पा कि, रहे हैं। हाँ, जी जी अ, जैसे ये संयम या संहिता का ही जो रूप है ये जी शब्द का, तो जी इसमें हम लोग अल्प विराम लगाकर नहीं लगाकर, जैसे कि कभी बोलते हैं कि खाली, तो अगर खाली को बताएंगे एक साथ तो खाली तो दैट इज एम्प्टी, और खाली मतलब कुछ खा लिया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार होगा ना सर? जी जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, साधुवाद। कारण ये मुझे लगा शुद्धि जन काफी अच्छे अच्छे विचार के जुड़े हुए, इसके लिए मैं बहुत सहृदय खुश हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के बीच में, किन्हीं दो ध्वनियों के बीच होने वाले इस क्षणिक विराम को ही संहिता या संगम कहा जाता है। संहिता को लेखन में जोड़कर चिन्ह से दिखाया जाता है, लेकिन कुछ अन्य उदाहरण जैसे कम बल, जैसे कम प्लस बल, सर्दी में कंबल से काम नहीं चलेगा, उसमें बल कम का बल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। या दोनों, दोना, दोना, वह दोना भरकर मिठाई लाई, या दोना भरकर मिठाई खाया या खाई, मुझे भी थोड़ी मिठाई दो ना, दो ना, दो ना, अलग अलग वाक्य हो जा रहा है, उसी प्रकार जैसा आप लोगों ने बताया। उसके उपरांत आगे बढ़ते हैं स्वनिम विज्ञान तथा निष्पादक स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्वनिम विज्ञान सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखते हैं कि संरचनावादी धारा का जो वह प्रभाव जो अमेरिकी भाषा विज्ञान पर 1940 से लेकर 1950 तक पर्याप्त मात्रा में रहा, संरचनावादी संप्रदाय के सिद्धांतों तथा भाषा विश्लेषण की तकनीकों को अपनाकर ध्वनि संरचनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता रहा, उसी विज्ञान को स्वनिम विज्ञान की संज्ञा प्रदान की गई। भाषा में जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें आने वाले ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के माफ कीजिएगा, भाषा में जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें आने वाली ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के अंतर आ जाते हैं। इन अंतरों के अनेक कारण होते हैं तथा हो सकते हैं। कभी कभी ये अंतर तब सुनाई देते हैं जब एक ही शब्द का उच्चारण विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोलने वाले वक्ता अपनी अपनी मातृभाषाओं के, यहाँ पे मातृभाषाओं के ध्यान रखिएगा आप लोग, के उच्चारण से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न रूप में करते हैं। इसके अलावा शब्दारंभ यानी कि मातृभाषाओं, आप गौरतलब आपने गौर किया होगा कि जब भी हम चर्चा करते हैं, कोई भी वक्ता जब उच्चारण या अधिभाषण दे रहा होता है या व्याख्यान कर रहे होते हैं तो उनकी मातृभाषा उनके शब्दों के माध्यम से झलक जाती है। ऐसा इसलिए होता है कारण
कि उनकी जो मातृत्व ज्ञान है, जो भाषा है, जो वर्ण है, बोलने का जो लहजा है, जो शैली है, उस संज्ञानों में घूमते रहता है और वो कहीं ना कहीं आपको झलक जाएगी। या किसी स्थान पर आप कई वर्षों से रहकर और किसी अन्य स्थान पर आप विस्थापन करते हैं, तो वहां की भाषाएं और यहाँ की भाषाएं बोलने समय कहीं न कहीं आपके उच्चारण अवयवों में, वाक्यांशों में झलक जाती। ये अक्सर इसलिए मातृभाषाओं की बात मैंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शब्दारंभ, शब्द मध्य तथा शब्दांत में जब कोई एक ध्वनि आती है तो अन्य निकटवर्ती ध्वनियों के प्रभाव से भी एक ही ध्वनि के उच्चारण में अंतर आ जाता है। कभी ध्वनियों के उच्चारण में अंतर तब दिखाई देता है जब किसी शब्द में अन्य ध्वनियां तो समान रहे, पर किसी एक विशेष ध्वनि के स्थान पर कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है तो भी उच्चारण में अंतर आ जाता है। परंतु उच्चारण में आए इन अंतरों में वे अंतर ही अध्ययन का विषय बनते हैं जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए आप नीचे देखेंगे कि वर्ग 1 वर्ग 2 के अंतर्गत पल कल, हल काल, बल किल, मल किल, चल कूल, छल कूल, जल कोल इत्यादि। ये शब्दों के अर्थ जो अंतर आया है वह पहले व्यंजन के बदल जाने के कारण आया है और वर्ग 2 के शब्दों का अंतर शब्द मध्य में आने वाले स्वर के कारण है। ध्वनियों के उच्चारण में आने वाला अंतर विभिन्न ध्वनियों के परस्पर व्यक्ति में आने के कारण आया है। आप लोग इससे पूर्व पढ़ चुके हैं कि जो ध्वनियां समान वातावरण में परस्पर व्यक्ति में आकर जब शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देती है तो ऐसी ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। और इस प्रकार के उच्चारणगत अंतर जो स्वनिक स्तर के होते हैं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। लेकिन किसी एक स्वनिम का उच्चारण प्रत्येक स्थिति में एक जैसा होगा या यह भी कोई आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए पी, टी, के स्वनिमों का उच्चारण शब्दों या शब्द के आरंभ तथा मध्य में एक जैसा नहीं होता। अंग्रेजी भाषा भाषी शब्दारंभ में इनका उच्चारण पी एच यानी के रूप में किया जाता है तथा शब्द के मध्य में पी टी तथा के रूप में निम्नलिखित इस प्रकार आप देख रहेंगे। शब्द शब्दारंभ शब्द मध्य, इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा ये नॉर्मल है। निष्पादक व्याकरण तथा स्वनिम विज्ञान ये भी संरचना के आधार पर आप देख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्नवाचक नियम है, निषेधवाचक नियम है, लोप संबंधी नियम जो आप देख लीजिएगा जो नॉर्मल। उसके उपरांत हाँ यह महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तर या
निष्पादक स्वनिम विज्ञान, जिसमें परंपरागत स्वनिम विज्ञान में स्वनिम तथा सस्वन की अवधारणा से स्वनिमिक संरचना के दो स्तर की संकल्पना खड़ी होती है। एक तो उच्चारण का स्तर या वह स्तर जिसे परंपरागत रूप से स्वनिकीय स्तर कहा जाता है, तथा दूसरा वह स्तर जहां ध्वनियां परस्पर व्यक्ति रेख में आती है, अर्थात स्वनिमिक स्तर। यद्यपि स्वनिकीय स्तर का संबंध ध्वनियों के उच्चारणात्मक स्तर से होता है, परंतु फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि यह स्तर भौतिक स्वनिक का नहीं है, जहां ध्वनियों के उच्चारण संबंधी सभी सूक्ष्म विवरण, जैसे उच्चारण में होने वाले वह स्वर तंत्रियों में खिंचाव, मांसपेशियों में तनाव, प्राण तत्व की मात्रा, ध्वनि तरंगों की लंबाई इत्यादि का प्रायः विवरण दिया जाता है। और इस स्तर पर हम ध्वनियों के केवल उन उच्चारात्मक अंतरों को महत्व देते हैं जिनके आधार पर उनको सस्वन का दर्जा मिल सके। इस प्रकार देखा जाए तो भौतिक स्वनिकीय स्तर की तुलना में स्वनिकीय स्तर एक अमूर्त स्तर है, जहां केवल सस्वनों से संबंधित अंतरों को ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि भौतिक स्वनिकीय स्तर की तुलना में व्यवस्थीय स्वनिकीय स्तर अमूर्त हो जाता है या अमूर्त है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दीचर अभिलक्षण आप देख लीजिएगा, निष्पादक स्वनिम विज्ञान तथा प्रभेदक अभिलक्षण, जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेखन विधि, स्वनिमिक नियम तथा उनकी लेखन विधि क्या क्या है, इसके अंतर्गत जो दीर्घ नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की स्वनिमिक समस्याएं। आलोप की समस्या हिंदी की ध्वनि व्यवस्था का एक प्रमुख नियम है, आलोप का नियम। वस्तुतः हिंदी में उच्चारण के स्तर पर हमें अनेक शब्दों में अस्वर के लोप की दो स्थितियां दिखाई देती हैं, एक तो शब्दांत में और दूसरा शब्द मध्य में। इन दोनों को स्थिति में आलोप की प्रकृति को चलिए हम बात करते हैं इस पर। अत्यंत आलोप की स्थिति में पाठक शब्दों की वर्तनी पर ध्यान देते हुए पाठक, लेख, तड़प, मन, रोग, सफल शब्दों की वर्तनी में यद्यपि शब्दों के अंत में अस्वर मौजूद है, परंतु उच्चारण के स्तर पर हिंदी भाषा भाषी इन सभी शब्दों के उच्चारण में अंतिम अस्वर का लोप कर देता और पाठक, लेख, मन, लोक, सफल आदि के रूप में उच्चारण करता है। समस्या इस बात को लेकर है कि जब हम एक और यह देख रहे हैं कि हिंदी में प्रत्येक शब्द के अंत में आने वाले अस्वर का उच्चारण किया ही नहीं जाता, तो फिर शब्दांत में अस्वर की सत्ता मानी ही क्यों जाए। अनेक विद्वानों की राय है कि पहले शब्दांत में अस्वर की सत्ता स्वीकार करना और फिर किसी नियम से उसका लोप दिखाना तर्क संगत नहीं है।
वस्तुतः यहाँ समस्या इस बात को लेकर है कि लेख, पाठ, रोग, मन इत्यादि शब्दों या शब्द अपने स्वनिमित या स्वनिमिक रूप में व्यंजनात् हैं अथवा स्वरात अगर यह मान ले कि सभी शब्द व्यंजनात् है, तब तो अंतिम अस्वर की वहां सत्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु यदि हम यह मानकर चलते हैं कि सभी शब्द स्वरात है, तब तो हमें शब्दांत में अस्वर की सत्ता जाननी होगी और फिर किसी नियम के द्वारा इस अस्वर का लोप स्पष्ट करना होगा। रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का यह मत है कि लेख, पाठ, मन, रोग, चल इत्यादि शब्द में मूल स्वान्मिक स्तर पर स्वरात ही है और उच्चारण के स्तर पर इनके अंत में आने वाले स्वर अ और का निम्नलिखित नियम के आधार पर लोप हो जाता है, जैसे अ लोप है, अर्थात शब्दांत में अ स्वर शून्य होता है और यहाँ लोप को शून्य से तथा शब्दार्थ को चिन्ह से दिखाया गया है। श्रीवास्तव की इस मान्यता से कुछ भाषाविद सहमत नहीं है, इस पर विवाद भी है। उन लोगों की धारणा यही है कि जब हिंदी भाषा भाषी शब्दांत में अ का उच्चारण करता ही नहीं है, तो फिर शब्दांत में उसकी सत्ता मानने की आवश्यकता ही क्या है? शब्द के अंत में अस्वर की सत्ता मानना क्यों अनिवार्य है? इसके निम्नलिखित कारण है। कुछ शब्द को हम देखते हैं। क्षमा प्रार्थी हूं। आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत क ख के अंतर्गत देखते हैं कि वर्ग पहला के अंतर्गत लेख और लेखक, पाठ पाठक, दूसरा के अंतर्गत लेख लेखन, पाठ पाठन, तीसरा अंतर्गत जल जलज, नीर नीरज इत्यादि। इन उदाहरणों में ख वर्ग के सभी शब्द वस्तुतः क वर्ग के शब्दों से ही व्युत्पन्न हुए हैं। यहाँ हमें इस बात पर पहले विचार करना होगा कि पाठक, लेखन या नीरज शब्दों के अंत में आने वाले प्रत्यय या स्वनिक विवरण क्या है जो विद्वान मानते हैं, या पाठ, लेख या जल इत्यादि शब्द स्वरात है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देख लीजिएगा, ये कारण 2 भी है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत कंठ के अंतर्गत जो विभिन्न स्वनिमिक संदर्भ है, उसके उपरांत जिसमें बहुत सारे शब्द को अलग अलग, जैसे महाप्राण ध्वनियों की समस्याएं क्या क्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अब ही, अब ही, अब प्लस ही, अब ही, अब जोड़ ही, अब ही यानी अभी, तब प्लस ही, तभी, यानी महाप्राण ध्वनियों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हल्की सी झलक हम सरसरी निगाहों से और सरसरी बातों से हम रखते हैं। हिंदी के महाप्राण व्यंजनों को लेकर समस्या है कि अल्पप्राण व्यंजन ह व्यंजन का संयुक्त रूप माना जाए, जैसे ख, क प्लस ह, प प्लस ह। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे कुछ महाप्राण तत्व की सत्ता व्यंजन गुच्छ, गुच्छ के रूप में दिखलाई पड़ता है, अब प्लस ही, अब ही, जो हमने बताया इससे पूर्व। अर्थात
इन शब्दों में भ व्यंजन जब ब अल प्राण व्यंजन तथा ह व्यंजन के संयोग से हुआ, लगभग ऐसी ही स्थिति म तथा न के महाप्राण के रूपों में दिखाई देता है। जैसे तुम प्लस ही, तुम ही, इन प्लस ही, इन ही। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हिंदी के कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो बिल्कुल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ह महाप्राण के कुछ न कुछ संबंध अवश्य हैं। जैसे गदाहा, गधा, गादा, गदही, गधी, गदी, गदही, गदी। इस प्रकार आप देखने को मिला है। तीसरा के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत हिंदी में धीमी गति से तीव्र गति की ओर उच्चारण करने में भी ह तथा महाप्राण के बीच जो संबंध दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है, सुनाई देता है। उदाहरण के लिए अगर निम्नलिखित वाक्यांशों को धीमी गति और तीव्र गति यानी तेजी से पढ़ा जाए तो अंतर स्पष्ट सुनाई देता है। जैसे मन ही मन, धीमी गति से मन ही मन, तीव्र गति मन ही मन, मन ही। जैसे नहा धोआकर चलो, नहा धोआकर चलो, नहा धोआकर चलो, तीव्र गति नहा धोआकर चलो। तो उच्चारण का जो है लोप हो जाना, या जो वर्ण का है वहां पे गौण हो जाना। जब धारा प्रवाह, जब हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कई वर्ण जो है वो गौण हो जाते हैं, जैसा कि आपको प्रारंभ में ही हमने बताया था। उसके उपरांत आगे बढ़ते हैं। अब इकाई 2 यानी ब्लॉक 2 के अंतर्गत इकाई 9 के अंतर्गत हम देखते हैं रूप, शब्द और पद। इसमें हम रूप के प्रकार, शब्द और पद, पद की संकल्पना, 3 पर हम चर्चा करेंगे। रूप की संकल्पना की हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत रूप के प्रकार, रूप साधक, शब्द साधक रूप इत्यादि देखेंगे। रूप के प्रकार के अंतर्गत रचना के आधार पर एक या अधिक रूपों से शब्दों की रचना होती है। जैसे घोड़ा, सड़क, पेड़, पौधे इत्यादि शब्द एक ही रूप में निर्मित है। इस कारण से ये रूप शब्द के तौर पर स्वतंत्र रूप से व्यवहृत होते हैं। इसके तुलना में ता, पन इत्यादि का रूप स्वतंत्र रूप से वह व्यवहृत नहीं हो सकते। शब्द निर्माण के लिए अन्य किसी रूप का सहारा चाहिए। इन्हें हम पौध या अस्वतंत्र रूप कहते हैं। प्रायः सभी प्रत्ययबद्ध रूप होते हैं। शब्द रचना में यह भी देखा गया है कि किसी शब्द की रचना में स्वतंत्र रूप या मूल रूप, एक रूप वाला शब्द भी बद्ध रूप की तरह वह विहित होता है। जैसे मूल रूप घोड़ा, बद्ध रूप घुड़, व्युत्पन्न रूप या शब्द कहेंगे उसको घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार। जैसे मूल रूप बच्चा, बद्ध रूप बच्च, व्युत्पन्न शब्द बचपन या बचकाना। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। प्रकार के आधार पर प्रत्यय को अलग अलग भागों में देखें। पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, अंत प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि जो आगे में खासकर रूप शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, जो परंपरा में प्रत्यय को उपसर्ग कहा जाता है। परंपरा के अंतर्गत हिंदी में मध्य प्रत्यय नहीं है और परंपरा से पूर्व प्रत्यय से उपसर्ग कहा जाता है।
अब हम परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे में चर्चा क्रम से उपसर्ग और प्रत्यय शब्द का ही प्रयोग करेंगे, दोनों के लिए रूप का शब्द प्रयोग करेंगे। हिंदी के दो प्रकार, हिंदी के जो रूप हैं उस दो प्रकार के, जैसे कर, किया, धातु से करें या कर्ता आदि क्रिया रूपों का निर्माण होता है। जैसे लड़की शब्द से बहुवचन लड़कियां, लड़के, लड़का, लड़के इत्यादि इत्यादि। व्याकरणिक सूचनाएं प्रकट करने के लिए रूप साधक रूपों का प्रयोग करते हैं। और रूपों का दूसरा प्रकार, जब शब्द साधक प्रत्यय है तो धन यानी संज्ञा में हम धनी विशेषण व्यक्ति शब्द का निर्माण करते हैं। परेशान विशेषण से हम परेशानी भाववाचक संज्ञा निर्माण करते हैं। शब्द से रूपों के प्रयोग में हम भिन्न किंतु संबंध या संबद्ध अर्थ वाले कई शब्दों की रचना करते हैं। शब्द निर्माण के लिए वृहत इन रूपों को ही हम शब्द साधक रूप कहते हैं। रूप साधक और शब्द साधक के रूप हिंदी के सभी बद्ध रूपों को हम निम्न प्रकार से एक तालिका में दिखा सकते हैं। जैसे रूप, रूप साधक, शब्द साधक, प्रत्यय या रूप साधक का खंड एक निकला प्रत्यय, और शब्द साधक का दो खंड निकला उपसर्ग और प्रत्यय। रूप साधक के अंतर्गत, रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत लिंग, वचन, इस चीज के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम की कोटियां में, जैसे शेर, शेरनी, लड़का, लड़की। वचन के अंतर्गत बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियां। पुरुष में मैं, तुम, वह। कारक में कमरा, कमरे, कमरे, कमरों में इत्यादि इत्यादि में किया जा रहा है। क्रिया की कोटियां के अंतर्गत लिंग में जाता, जाति। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पे लिंग अलग हो जाता है। ये व्याकरण के दोष, व्याकरण का वहां दोष नहीं कर सकते, क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए, दोष करना अनुचित होगा। वहां का वैसा वातावरण है, जलवायु हो, इसकी वजह से वहां का व्याकरण इस प्रकार है। तो लिंग जाता, जाति। जाता है अन्य के लिए किया जाता है, जाति है किसी अन्य के लिए। था, थी, था मतलब था, थी, एक चला गया। वचन गया, गए। था, थे। जाऊं, जाओ पुरुष के अंतर्गत। पक्ष जाता, गया, पक्ष जाता, गया। काल के अंतर्गत है, था, किया है, किया था। वृत्ति, वृत्ति जाइए, जाएं इत्यादि। वचन के अंतर्गत संज्ञा पुल्लिंग, कारक एक, द्वि बहु, कर्ता राम, रामो, रामा इत्यादि आप देख सकते हैं इसमें। उसके उपरांत आगे बढ़ते हुए हम शब्द और अर्थ का संबंध स्थापित करते हैं। हमने दो प्रकार के शब्दों की चर्चा किया, या कोशीय शब्द और प्रकार्यात्मक शब्द। प्रकार्यात्मक शब्द, शब्दों के अर्थ को हम भाषा का व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। भाषा के प्रयोगों में ही इनके प्रकार को देख सकते हैं। और या, लेकिन, इसलिए, के लिए जैसे कुछ शब्दों के समान शब्द कई भाषाओं में देखे जा सकते हैं। फिर भी इनके विविध प्रकारों को हम भाषा विशेष में ही समझ सकते हैं। कोशीय शब्द वस्तु, जगत,
और भाव जगत की ज्ञात संकल्पनाओं का अर्थ द्योतित करते हैं। भौतिक परिवेश, संस्कृति और जीवन शैली में अंतर के कारण भाषाओं की शब्दावली में भी अंतर आता है। अंग्रेजी के लिए सिंदूर, चूठन इत्यादि अपरिचित संकल्पनाएं हैं। हिंदी भाषी के लिए बॉल, माश इत्यादि अपरिचित है। भाषाओं में शब्दावली में अंतर के और भी कई कारण है। इसे जानने से पहले हमें शब्द और अर्थ के संबंध को समझना होगा। खास तौर पर जब हम बात करते हैं कि यह हमारी जो धारणा है, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है और हर अर्थ के लिए एक शब्द। इस संदर्भ में उल्लेखीय या उल्लेखनीय प्रायः सभी प्रचलित शब्दों का एक अर्थ क्षेत्र होता है जिसमें अर्थ का विस्तार होता जाता है। जैसे आना को ही ले ले, इसके अर्थात संबंध कितने सारे हैं। नींद आती है, रेलगाड़ी में चलते स्टेशन आते हैं, हमें किसी पर तरस आता है या किसी काम में अड़चने आती हैं। आना कि ये अर्थ चटाएं सभी भाषाओं में भी एक समान शब्द से व्यक्त नहीं होती। जैसे अंग्रेजी में फील, रीच स्टेशन, फेस प्रॉब्लम इत्यादि कम का इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह बात समझ शब्द को ले, इसके 20 अर्थ यानी कि 20 अर्थ जिन्हें प्रयोग के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे वाह क्या बात है, कोई बात नहीं बनी, मेरी उनसे बात नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अच्छे शब्दकोश शब्द के ऐसे सभी प्रमुख प्रयोगों को अर्थ के तौर पर समाविष्ट करते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द निश्चित अर्थ क्या है। अक्सर यह कहा जाता है कि भाषा में पूर्ण प्राय बिल्कुल नहीं होते या नहीं होते। हिंदी में पिता, बाप दोनों प्राय हैं, लेकिन आज बाप का प्रयोग अनादर या तिरस्कार का भाव प्रकट करने के लिए होने लगा है। इस तरह भाषा धीरे धीरे मितव्ययता के सिद्धांत का पालन करने लगती है। जब हम विद्यालय व्याकरण अक्सर इस बात के लिए दोषी हो जाते हैं जब व्यवहारिक हिंदी व्याकरण और रचना एनसीईआरटी 1995 में सरिता को नदी का प्राय बताया गया है, जबकि लेखक यह भी उल्लेख करते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को मिलते जुलते अथवा समानार्थी रूप में ही समझना चाहिए। प्राय तो वे ही शब्द हो जा सकते हैं जो एक ही संकल्पना में सांकेतिक वस्तु या भाव का अर्थ द्योतित करे। मिलते जुलते शब्दों को एक ही जगह उनके अर्थ संपिए का विश्लेषण करने वाला ग्रंथ प्राय कोश नहीं बल्कि के बारे में कोश विज्ञान नामक इकाई में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। विलोम इत्यादि जिसमें अच्छा, दूसरी तरफ बुरा इत्यादि आप देख सकते हैं। इसके उपरांत शब्द वर्ग है जिसमें आप देख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत शब्द के बारे में
की चर्चा के बाद जब हम शब्द वर्ग के बारे में अवलोकन करेंगे, क्योंकि वह वर्ग का संबंध वाक्य संरचना से है, वो आप देख सकते हैं। उसके उपरांत ब्लॉक इकाई 10 के बारे में वाक्य संरचना पे हम चर्चा करेंगे। वाक्य संरचना के बारे में हम वाक्य का स्वरूप के बाद या वाक्य संरचना पे बात करते हैं। स्वरूप आप देख लीजिएगा। वाक्य संरचना के अंतर्गत वाक्य संरचना के अंतर्गत भाषा संरचना से वाक्य में वाक्य, भाषा संरचना में वाक्य। भाषा संरचना के दृष्टि से ये 3 अंग में माने गए हैं: ध्वनि, व्याकरण और अर्थ। व्याकरण के 2 प्रमुख अवयवों में से या में एक ये हैं, वाक्य और दूसरा शब्द। जैसे भाषा संरचना को हम 3 अर्थों में देखते हैं, 3 इकाइयों में देखते हैं: ध्वनि, व्याकरण, अर्थ। ध्वनि का 2 शाखाएं निकलती हैं, स्वन, स्वनिम। व्याकरण का शब्द और वाक्य, अर्थ का नहीं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वाक्य संरचना के स्तर पर उपवाक्य या पदबंध। उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य में छोटा घटक उपवाक्य होता है। जैसे मैंने एक मकान खरीदा, एक स्वतंत्र उपवाक्य है, स्वतंत्र है मैंने। दूसरा वाक्य के अंतर्गत देखते हैं कि जैसे मैंने एक मकान खरीदा जिसमें 4 कमरे हैं। ये क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य प्लस अस्वतंत्र उपवाक्य। उसके उपरांत एक और देख लेते हैं, आश्रित अस्वतंत्र के अंतर्गत। जैसे सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़की को दे दिए, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरा देख लेते हैं, जेनी ने, यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं, हम यहाँ तो देखकर जो बता रहे हैं आपको। जेनी ने वे कपड़े पहने जो मैंने उसे दिए थे। क्या है? पहला उपवाक्य स्वतंत्र, दूसरा मुख्य, दूसरा जो है आश्रित है। आश्रित मतलब किसी को दिए आपने और उसे आपने कह दिया। आश्रित किसी को उसे अवलोकन नहीं कराना चाहिए, दे दिया, दे दिया। यहाँ पे एक अलग सी उपमा बन रही है। बहरहाल इसके उपरांत पदबंध के अंतर्गत उपवाक्य में छोटा घटक पदबंध है। उपवाक्य पदबंधों से मिलकर बनता है और पदबंध वाक्य में निर्धारित व्याकरणिक प्रकारों को पूरी करने वाली इकाइयां हैं, जिसमें हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कर्ता पदबंध, कर्म पदबंध, क्रिया पदबंध। चालक, ड्राइवर यहां वहां दिया हुआ, चालक गाड़ी धो रहा है। चालक, मेरा चालक दोनों गाड़ियां धो रहा है। क्या एक कर्ता है, कर्ता पदबंध हो जा रहा है। कर्म पदबंध, क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है? धो रहा है। कर्म क्या कर रहा है? गाड़ियों को कर्म। कर्ता क्या कर रहा है? मतलब व्यक्ति, जो चालक, जो ड्राइवर है, क्या कर, वो व्यक्ति। हमारा पुराना ड्राइवर यानी हमारा पुराना चालक बाहर रखी सभी गाड़ियां धो रहा है। अलग अलग समय में, अलग अलग दृष्टिकोण में, अलग अलग क्षमता के आधार पर अलग अलग उनकी भूमिका निश्चित हो जा रही। उसके उपरांत आगे बढ़ते हुए अगली कड़ी में हम देखेंगे वाक्य संरचना के अंतर्गत वाक्य विश्लेषण के स्तर पर संरचना परक इकाई 11 के अंतर्गत वाक्य विश्लेषण के स्तर पर हम बात करेंगे। खासकर ये जो विशेष है, जो खास है, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें संरचना परक के अंतर्गत
वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब विद्वान एक लंबे अरसे से वाक्य की वास्तविक बनावट या रूप, उसके तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वाक्य के विभिन्न पहलुओं को अन्य दृष्टिकोण से, यानी कई दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। जितनी गहराई से या गहराई में जाने का प्रयास किया, उतना ही वह स्पष्ट होने लगा, उतना ही वह बारीकी तक पहुंचने लगे, उस स्थान तक पहुंचने लगे जिसके अंतर्गत वाक्य की रचना में कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, जैसे संरचनागत, व्याकरणगत, अर्थगत, संदर्भगत इत्यादि। वाक्य की बाह्य संरचना के पीछे अर्थ संरचना का एक पूरा जाल फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि बाह्य संरचना को प्रभावित और नियंत्रण करता है। वाक्य के मर्म तक पहुंचने के लिए वाक्य का विश्लेषण कई स्तरों पर करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण कुछ देखते हैं, जैसे रामू पीट रहा है, लड़के को चोट लगी। यह भूमिका बोध हमें क्या करा रहा है? विश्लेषण को लौकिक जगत में, जहां घटकता है, जहां पे संरचनात्मक कोटियों में जो शब्द वर्ग का जो आधारशिला है, जो घटकों को परस्पर व्याकरणिक संबंधों की जो जानकारी हमें नहीं मिल सकती, उसको संबंधों को स्पष्ट करने का कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया आदि प्रकारात्मक रूप से कोटियों के आधार पर बातचीत कर रहा है। जैसे यहाँ पे रामू पीट रहा है, यानी रामू, वाक्यों में क्या है? रामू और लड़की को कर्ता की कोटि में रखते हैं। और तो प्रश्न जब उठता है कि व्यक्ति जो पीट नहीं रहा और बिल्कुल खुद पिटाई का शिकार बन गया है, या हो गया है, या शिकार हो रहा है। जब एक दोषी या अपराधी व्यक्ति की बात करते हैं, जो अपराधी व्यक्ति, जो अपराध मुक्त है, अपराधी जो दोषी है, जो कर रहा है, खुद पे स्वयं पे बीत रहा है। जैसे आप एक उदाहरण कोई भी साहित्य को उठा लीजिए, जो मुख्य धारा से विचलित है, अलग है, जो भुक्तभोगी है, स्वयं भोगी है, वह व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है, जो उनकी मुख से, यानी कि हृदय से, आंतरिक रूप से, आंतरिक पक्ष से उनकी जो शब्द वाच्यार्थ रूप में, लेखन शैली के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, वहां की बात कर रहा हूं। उस संदर्भ में जो शिकार हो रहा है, भुक्तभोगी है व्यक्ति बेचारा, जो खुद चोट खा रहा होता है, चोट लगना, अब एक कोई आपको शिकार बना रहा है, दोनों में अंतर है। वहां पे कर्ता हो जाता है। जब वाक्य, दो वाक्य है, जैसे इसके अंतर्गत रामू पीट रहा है और लड़के को चोट लगी, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पे संरचनात्मक, यानी कि संरचना के आधार पर उसका हम संरचना कर रहे हैं, कोटियों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, वर्गों के आधार पर। उसके उपरांत इसमें देख पाते हैं कि जब हम किसी वाक्य का विश्लेषण या विशेषण कम से कम 4 स्तरों पर करते हैं, तब पहला संरचना परक, प्रकार परक और लौकिक अर्थ परक और सूचना परक के आधार पर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 12 के अंतर्गत अर्थ संरचना में, जिसमें अर्थ की प्रकृति, नाम और रूप। नाम और रूप के अंतर्गत देखते हैं कि जब अर्थ की संकल्पना
को स्पष्ट करने के लिए पूर्व यदि भारतीय चिंतन में प्रयुक्त दो शब्द नाम और रूप को समझ लिया जाए तो अर्थ के अर्थबोधन में सहायता मिलेगा। संसार में मनुष्य असंख्य वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, यंत्र उपकरणों आदि को देखता है। उनकी अपनी अपनी सत्ता होती है, जिसके कारण वे अन्य से भिन्न होते हैं, अन्य के बीच में पहचाने जाते हैं। मूर्त सत्ता की तकनीकी शब्द रूप का प्रयोग है। सृष्टि में जितनी सत्ताएं हैं वे सभी के रूप स्पष्ट हैं, शायद इसलिए रूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार इंद्रिय गोचर सांसारिक मूर्त सत्ता है, किंतु समाज में प्रत्येक भाषा समुदाय मूर्त सत्ता रूपों को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। जैसे गाय रूप, गाय नाम का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़ा प्राणी रूप के लिए घोड़ा नाम का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार बालक अपने बड़ों को रूप के लिए नाम, रूप के लिए नाम, रूप इत्यादि आदि अंत रूप का नाम एवं नाम को देखता हुआ सुनता है। वह यह भी देखता है कि नाम सुनते ही रूप का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार जब बच्चा विद्यालय जाने के पहले नाश्ता कर रहा है और दूध पीते ही कहता है माँ, आश्चर्यजनक सिंबल से चीनी, माँ चीनी। चीनी ध्वनियां सुनते ही माँ चीनी पदार्थ को उसकी ओर बढ़ा देती है। यहाँ स्वाभाविक या व्यवहार लगता है कि चीनी शब्द ध्वनि चीनी पदार्थ में कोई सीधा प्रत्यय संबंध है। चीनी, चीनी शब्द उच्चारण, वस्तु दोनों, चीनी चीनी। नाम शब्द का उच्चारण जैसे नाम, वस्तु रूप। अर्थात चीनी नाम सुनते ही चीनी रूप का ध्यान आता है। विपरीतः चीनी रूप देखते ही चीनी नाम स्मृति में आता है। संस्कृत दर्शन के अनुसार प्रत्येक में एक कारण है और दूसरा कार्य। चीनी नाम का श्रवण करना कारण और चीनी वस्तु का बोध कार्य। विप्रत्ययता चीनी वस्तु का दर्शन कारण है और चीनी शब्द का स्मृति प्रत्यक्ष कार्य है। और कारण कार्य के बीच कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है और कोई न कोई प्रक्रिया अवश्यमेव होती है। संस्कृत दर्शन में इस प्रक्रम या प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यहाँ नाम वाचक और रूप वाच्य के बीच जो व्यापार होता है वह अर्थ व्यापार है। अर्थात वाचक वाच्य का संबंध, जैसे नाम अर्थ है, दूसरे शब्दों में अर्थ नाम और रूप के बीच का वह संबंध जो नाम के सुनते ही रूप को देखता है और रूप को देखते ही नाम बोलता है। जैसे यहाँ पे ध्यानात्मक शब्द और भाषाई शब्द के अंतर्गत देखा गया है कि भारतीय चिंतन और भौतिक ध्वनियों के दो वर्ग हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक जैसे कई हॉर्न बजाएं, यानी कि जो आप हॉर्न बजाते हैं। वर्णात्मक जो भाषा का भाषाई अवयव है,
श्रुत काह्यो गुण शब्द स ध्वनि वर्ण च त ध्वन्यात्मको भेद व्यादो वर्णात्मकता संस्कृत भाषी रूप। बच्चे ने जब चीनी ध्वनि निकाली तो वह ध्वन्यात्मक थी। माँ ने अपने भाषाई संस्कार से उसे हिंदी भाषा का एक शब्द माना। भाषाई संस्कार एक महत्वपूर्ण शर्त है। गो ध्वनि समूह को अंग्रेजी भाषा गो मानेगा और संस्कृत भाषी गो, धेनु, गौ, धेनु। श्रोता सामान्यतया वाक्य ही सुनता है, संधि विच्छेद द्वारा पद स्तर पर पहुंचता है। तत्पश्चात तीन सुप इत्यादि पृथक करने के प्रतिपादिक आदि शब्द पर और वह वर्णात्मक ध्वनि है। इन प्रकार ना वर्णात्मक हिंदी भाषा का चीनी नाम शब्द अमूर्त, ना ध्वन्यात्मक चीनी नाम मूर्त। व्यक्ति इत्यादि देख लीजिएगा। उसके उपरांत बात करते हैं हम इकाई 13 के अंतर्गत व्यक्ति विश्लेषण। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहरहाल इकाई 13 के अंतर्गत प्रयुक्ति विश्लेषण। प्रयुक्ति विश्लेषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रयुक्ति विश्लेषण सामाजिक परिवेश, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रयोजन, सामाजिक व्यवहार और अभिव्यक्ति शैली। उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि भाषा प्रकार और प्रयुक्ति। प्रयुक्ति के अंतर्गत पिछले अनुच्छेदों में भाषा के प्रकारों की चर्चा कर समय हमने देखा है कि समाज के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यतः भाषा के माध्यम से विचारों और भावों, ज्ञान तथा रचना तकनीकों आदि का आदान प्रदान करते हैं। सामाजिक अन्य क्रियाओं में भाषाई यानी वाचिक व्यवहार जैसे प्रयुक्ति कही जाती है। उदाहरण के लिए पार्क में सुबह टहलने गए दो सज्जन मिल जाते हैं, उन्हें नमस्ते दुआ सलाम के बाद कुछ देर दोनों कुछ बातें करते हैं। तद उपरांत नमस्ते अलविदा कहते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस सामाजिक अनुयोग क्रिया में जो भाषा व्यवहार नमस्ते से प्रारंभ हुआ और अंत में नमस्ते अलविदा से समाप्त हुआ, वह एक पूर्ण समाज भाषा वैज्ञानिक इकाई है। इसके रूप में हम इसे भारतीय चिंतन का वाक भी कह सकते हैं, अर्थात वागारंभ से वागान तक भाषिक व्यवहार प्रयुक्ति है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, घंटा बजता है। पहले वाले अध्यापक इसमें आप देखते हैं कि कुछ देर बाद दूसरे अध्यापक आते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रिया छात्रों के खड़े हो जाने से हो जाती है। ये आप देख लीजिएगा प्रयुक्ति किस तरह से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रयुक्ति प्रारूप, जिसमें कि वार्तालाप यानी कि वक्ता श्रोता भूमिका परिवर्तन या भाषण वक्ता श्रोता भूमिका परिवर्तन अलग अलग। स्व वार्तालाप जहां पे वक्ता स्वयं अपना श्रोता बन जाता है। स्व भाषण जहां वक्ता का बाह्य न आंतरिक श्रोता है। वार्तालाप के अंतर्गत वार्तालाप प्रारूप के वक्ता कुछ बातचीत करते हैं। जी कुछ प्रश्न है शायद? सर मैंने पूछा ये प्रोक्ति के अंतर्गत जो प्रोक्ति प्रारूप आप बता रहे हैं उसमें क्या ये स्वलाप
या फिर लिखित प्रेडिकोक्ति के प्रारूप, ये सब क्या शॉर्ट में आते हैं क्या सर? प्रश्न को पुनः दोहराएं, कारण वॉइस आपकी थोड़ी कट कट के आ रही थी। ये सर मैं पूछना चाह रही हूँ, इसमें जी प्रोक्ति प्रारूप जो आप बता रहे हैं हमें, जी। इसमें सर वार्तालाप या भाषण या स्वलाप, ये क्या शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं सर, या आते हैं ऐसा कुछ? इसके अंतर्गत धन्यवाद। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जब हम स्वयं भाषिक जब प्रयोग करते हैं या समाज के लिए जब प्रयोग करते हैं, तो उसमें संक्षिप्त रूप से प्रयुक्त कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप से, परंतु किस संदर्भ में कर रहे हैं वहां पे इसका आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा इस रूप में। जैसे वार्तालाप के अंतर्गत जब हम किसी विषय पर, वस्तु पर चर्चा करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, कभी कभी जो चर्चाएं चल रही होती हैं, चर्चा के दौरान सभी जितने भी वक्ता होते हैं और जो श्रोता होते हैं वह गौण हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ किसी शब्द का या किसी वाक्य का अर्थ संक्षिप्त में लेकर निकल जाते हैं, कहकर निकल जाते हैं। वहां पे जैसे भाषण में हमने उदाहरण दिया आपको, शायद उस चीज को आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देखेंगे कि जब वो वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप के दौरान दोनों क्या बन जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं। जब लगातार धारा प्रवाह में चलते हैं हम लोग, जब आप मित्रगण मिलते हैं, वो भी कुछ शब्द कह रहे होते हैं, आप भी कुछ शब्द कह रहे होते हैं, दोनों श्रोता बन जाते हैं, वक्ता कभी श्रोता। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्ता श्रोता का भूमिका, वक्ता श्रोता का भूमिका, यानी कि अपने आप सुन रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। और वहीं पे जब दोनों सामान्य रूपों से अतिरिक्त या विरलता या स्थितियां जब आती है, तब वहां पे जब वाचिक कथन क्रिया और किंतु श्रोता नहीं है, जैसे स्ववार्तालाप, स्वभाषण, जहां पे वक्ता स्वयं अपना श्रोता बन जाता है और जहां वक्ता का न बाह्य न आंतरिक श्रोता है, वही स्वराप इसमें की समेटा जा सकता है। जैसे वार्तालाप के प्रारूप के अंतर्गत देखते हैं आप कि जो सुनने वाला श्रोता होता है, वह सुनते सुनते बिना वक्ता के चुप हुए बोलने लगता है, जो आप इसमें भी देखेंगे, पढ़ने को मिलेगा आपको। और जब बातचीत में भूमिका जब अदा करते हैं, तो प्रायः गौर करते हैं कि जब बातचीत हम कर रहे होते हैं उसके दौरान ऐसी स्थितियां नहीं आती है, लेकिन जब बिल्कुल सन्नाटा प्राय समय तक हो, अधिकांश समय तक, तो सभी या एकाधिक एक समय बोल रहे होते हैं लगातार धारा प्रवाह में, तो उस स्थिति भी नहीं आती है जब वार्तालाप में प्रायः किसी बात से आरंभ होता है, किसी या कभी कभी उस बात पर कई लोग बोलने लगते हैं या बोल रहे होते हैं। जब आप कक्षा में, जैसे ही अध्यापक एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको शायद यहां तक समझने में बहुत आसानी होगी कि जब विद्यालय में या महाविद्यालय में कक्षा के उपरांत या कक्षा के मध्य में भी जब व्याख्याता व्याख्यान कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो उसके बीचों बीच जो दो छात्र या छात्राएं, विद्यार्थी या विद्यार्थियां, सभी लोग क्या आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। कारण क्या होता है? तो वहां पे वक्ता खुद बन जा रहा है श्रोता, वहां का भूमिका परिवर्तन हो जा रहा है। बहरहाल इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा, वक्ता श्रोता के बारे में हम जो बात किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और वैसा इसलिए होता है
इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब अपनी बातों को रखने में सक्षम होते हुए भी वह अपनी कक्षाओं में या व्याख्यान में विलुप्त हो जाता है, वह ध्यान न देकर वह विलुप्त मतलब अपनी धाराप्रवाहमयी बातें कहे जा रहे हैं और श्रोता की बातों को वह उनकी मुखों को, उनकी आवृत्तियों को देख ही नहीं पा रहे हैं या सुन ही नहीं पा रहे हैं, या विद्यार्थी या श्रोता समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो, धारा प्रवाह में वह कहे जा रहे हैं, अपनी बातों को, शब्दों को रखे जा रहे हैं। तब यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि वक्ता श्रोता की भूमिका निभा रहे होते हैं। जैसे आप अधिकांश जब आप सियासी चर्चे होते हैं, टेलीविजन पे आप देख रहे होते हैं कि एक अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बातों को रखे चले जाते हैं, सवाल कुछ और होता है, उत्तर कुछ और मिलता है, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी का हो, ABCD, कोई भी कोई भी पार्टी। वहां पे यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके उपरांत लिखित प्रयोक्ति के रूप के अंतर्गत आप देखिएगा कि जब भाषण या स्वरालाप के समान वार्तालाप प्रवण होते हैं, क्योंकि पत्र के पाठक से पत्र का लेखन पत्रोत्तर की अपेक्षा रखता है। जैसे उपन्यास, कहानी इत्यादि वार्तालाप मिलते हैं, नाटक इत्यादि वार्तालाप आधारित ही है, किंतु ये सब मौखिक वार्तालाप के प्रतिफलन है। जब हम साहित्य गद्यों को या नाटक को, साहित्य के अन्य विधाओं को, माफ कीजिएगा, साहित्य के अन्य विधाओं को देखते हैं तो उसमें अलग अलग लिखित प्रयोक्ति के रूप में प्रारूप होता है। चलिए आज के लिए इतने ही हम लोग रखते हैं। कोई अगर आप लोगों का प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो कुछ तो सकती इसके बारे में हम लोग अगली कड़ी यानी कि 3 अक्टूबर को हम मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसमें आपको हताशा होने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई और अन्य प्रश्न हो तो समय हम लोग का हो चुका है। सर 30 को कल क्लास जो हुई थी जी उसका कहीं से हमें रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ उपलब्ध हो सकता है सर? किसी जी कारण कल बिल्कुल, क्लास नहीं हो पाई, जी नहीं कर निस्संदेह, पाए। जी निस्संदेह इसमें यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और वो जी जी। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको पूर्व निर्धारित प्राप्त किया जाएगा, आप ले सकते हैं वहां से। क्या एड्रेस होगा सर, एक बार बताएंगे? इस ग्रुप में जो MHD का जो ग्रुप है हम लोग का, उसमें जी जी आपको सर। साझा कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।